हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 25 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोट जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। और फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू ज़रूर रखें। मोटिवेशनल कोट है कि मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा कोटेशन है, आप इसको ज़रूर याद रखें। और इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते अपने सेशन की ओर। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टापेन ने मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ये एक रेस है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं कि रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता। कब पहली बार जीता है। ठीक है, इन्होंने लुइस हैमिल्टन से फार्मूला 1 चैंपियनशिप की बढ़त हासिल की और फेरारी के कार्लोस सैंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर ये रहे हैं। और इस सीज़न में वर्स्टापेन की यह दूसरी जीत है और उनके कैरियर की 12वीं, इस सीज़न की दूसरी और कैरियर की 12वीं जीत है। और रेड बुल ड्राइवर हैमिल्टन को 4 अंक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, 7 बार के विश्व चैंपियन आमतौर पर अति विश्वसनीय मर्सिडीज टीम के लिए खराब दिन पर 7वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, 7वें स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आईएमपी समझ के चलिए कि किसी न किसी एग्ज़ाम में, भले ही अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को ज़रूर कंटिन्यू रखें। क्योंकि जब एग्ज़ाम होंगे तो काफ़ी एग्ज़ाम्स कंटिन्यू होंगे, तब आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने करंट अफेयर पर पकड़ ज़रूर बना के रखिए। ठीक है, तो ये अभी चक्रवात आ रहा है बंगाल की खाड़ी में, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक चक्रवात आ चुका है, ये दूसरा चक्रवात है। ठीक है, क्या है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात यस का नाम किस देश ने रखा है। तो इसका जो नामकरण है यह ओमान ने, ओमान ने रखा। इससे पहले जो ताउते आया था, ताउते का नाम किसने रखा था। तो वह म्यांमार ने रखा था। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं कि श्रेणी 5 के चक्रवाती तूफान अभी 26 और 27 मई को आने की पूरी संभावना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है। एक बार बनने के बाद चक्रवात का नाम यास रखा जाएगा। और यास अम्फान की तरह घातक होगा, जो पिछले साल मई के महीने में ही आया था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ओमान द्वारा नामित यास एक चमेली जैसे पेड़ को संदर्भित करता है जिसमें अच्छी सुगंध होती है। ठीक है, चक्रवातों के नाम की एक घूर्णी सूची विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा रखा जाता है। ठीक है, इसका जो नामकरण है, जिसके प्रत्येक उस कटिबंधीय क्षेत्र की विशिष्ट नाम होते हैं। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब 1950 में 23 मार्च को हुई थी। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो डेविड ग्रिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो वह कौन है, वह नरेंद्र बत्रा। कौन है, नरेंद्र बत्रा हैं। ठीक है, नरेंद्र बत्रा। डिटेल देख लेते हैं कि भारत के नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर दोबारा, कौन से टाइम्स, 2 बार। यदि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है PCS लेवल पर या IAS लेवल पर, तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि ऑप्शन चेंज करके यहाँ तिबारा या 4 बार कर सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, दूसरी बार बनाया गया है। ठीक है, हॉकी की वैश्विक संस्था FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। ठीक है, दूसरी बार यह बने हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बत्रा ने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रेन को कड़े मुकाबले में 2 वोट से हरा दिया और अध्यक्ष के पद पर काबिज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी, जो कोरोना के टाइम पे जितनी भी योजनाएं, अभियान, पोर्टल, ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं, आप इनकी एक अलग सूची ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, या तो मेरे द्वारा बाद में इसके जो है एक छोटा सा वीडियो में जितने भी अलग अलग राज्यों के द्वारा जितने अभियान चलाए गए हैं, जितने योजनाएं चलाई गई हैं और ऐप लॉन्च किए गए हैं, वो सभी बता दिए जाएंगे। ठीक है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, कौन सी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह किसके द्वारा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। डिटेल देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ठीक है, वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने 21 वर्ष तक की आयु के इन बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण आदि की पूर्ण व्यवस्था करेगी। ठीक है, और ऐसे बच्चों को कितने? 3,000 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। कुछ इसी प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी लॉन्च की गई थी। ठीक है, महतारी दुलार योजना, कौन सी थी? महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा भी इसी प्रकार की लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग, कौन सी? उमंग के बाद संजीवनी, यानी यह दूसरी, ये इससे पहले उमंग और अब जो है संजीवनी परियोजना प्रारंभ की गई है, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। डिटेल देख लेते हैं कि हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद संजीवनी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उनके घरों पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी संजीवनी में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो संजीवनी परियोजना उन ग्रामीणों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने से और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है, वहां पर इस योजना को ज़्यादा प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपी भारद्वाज, ये भी निधन से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो ओपी भारद्वाज का निधन हो गया और इनका संबंध किस खेल से है? तो यह मुक्केबाज हैं। कौन है? जो ओपी भारद्वाज है वह प्रसिद्ध मुक्केबाज रहे हैं। ठीक है, डिटेल इनकी देख लेंगे और कोच भी रहे हैं। तो भारतीय मुक्केबाजी में पहले कौन से? पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है लाइन है। ठीक है, क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था तो वो थे ओपी भारद्वाज और उनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, उन्हें भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती ओयम नाम्बियार एथलेटिक्स के साथ संयुक्त रूप से कोचिंग में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, यानी कोचिंग के क्षेत्र में भी उनको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था और इसे 1985 में पेश किया गया था। ठीक है, भारद्वाज ने 1968 से लेकर 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाज के कोच रहे हैं। ठीक है, कोच भी रहे। उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया था और वह पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया में खेल के लिए पहले मुख्य सचिव थे। कौन थे? पहले मुख्य सचिव भी बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और ये आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट वेरी IMP क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और कहिए तो हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह भारत में। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं कि फीफा काउंसिलिंग ने 21 मई को कहा कि अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में होगा और भारत को पहले 2020 में अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी करनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण रद्द होने से पहले इसे 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मतलब जो 2023 का महिला विश्व कप होना है वह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जो 2017 में हुआ था अंडर 17 पुरुष विश्व कप, ठीक है, पुरुष विश्व कप फीफा का हुआ था, वो भी भारत में हो चुका है, यानी दूसरी बार
हो रहा है। पिछली बार 2017 में पुरुष का अंडर-17 हुआ था, अब 2022 में महिलाओं वाला भारत में होगा। ठीक है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, 21 मई को। और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। कहाँ? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यह प्रकृति से संबंधित अवार्ड है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह कौन है? जेन गुडॉल। कौन है? जेन गुडॉल को सम्मानित किया गया। डिटेल देख लेते हैं कि प्रकृतिवादी जेन गुडॉल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता और टेम्पल्टन पुरस्कार के 2021 विजेता के रूप में इनको घोषित किया गया है। और गुडाल ने 1960 के दशक में तंजानिया, कहाँ? तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपने वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई थी। टेम्पल्टन जो पुरस्कार है किसी जीवित व्यक्ति को, किसको? जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है। इस बार जेन गुडॉल को दिया गया है। डिटेल मतलब टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना 1973 में की गई थी और जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसमें $1.1 मिलियन की यूरो की राशि दी जाती है। ठीक है। वर्तमान में फ्रांसिस कॉलिंस द्वारा आयोजित किया जाता है। और जीवन के आध्यात्मिक आयाम की चाह, अंतर्दृष्टि, खोज या व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से पुष्टि करने में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए इसमें पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा फ्रेंड्स, क्योंकि IMP क्वेश्चन ही लिए जाते जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता कि आपको एग्ज़ाम्स में सीधे क्वेश्चन ही मिल जाए, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। कि क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन देश करेगा? ठीक है। कौन सा देश करेगा 2021 की मेज़बानी? तो यह इटली। कौन सा? फ्रेंड्स आप इसका जो है एक फ़्लो बना ले कि 2021 में G20 की मेज़बानी कौन करेगा, 2022 में कौन करेगा और 2023 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 2021 की मेज़बानी इटली करेगा। कौन? इटली करेगा। और 2022 की जो मेज़बानी है कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। और 2023 की जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो 2021 की इस साल जो है वह इटली कर रहा है। ठीक है। डिटेल देख लेते हैं कि कोरोना वायरस मामलों के प्रसार के बीच वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की सह मेज़बानी इटली के साथ कौन कर रहा है? यूरोपीय संघ। क्योंकि G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ यानी टोटल 20 हैं। ठीक है। तो अब आयोग द्वारा किया जा रहा है, अपने G20 अध्यक्षता के रूप में हिस्सा लिए। ठीक है। शिखर सम्मेलन ने कोविड-19 महामारी को दूर करने के एजेंडे को अपनाया है और इन सिद्धांतों को रोम घोषणा विकसित करने और उसका समर्थन करने के लिए निर्णय लिया गया, यानी इसको रोम घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। और WHO के अधिकारियों के अनुसार महामारी का भविष्य G20 नेताओं के हाथों में है। और G20 ने ACT एक्सेलरेटर के लॉन्च में भी योगदान दिया था, क्योंकि G20 द्वारा परीक्षण, उपचार और टीके के विकास में तेज़ी लाने के लिए एक वैश्विक तंत्र के आह्वान के बाद इसे लॉन्च किया गया था। इटली के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? रोम। और रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह किस नदी के? टाइबर। कौन सी नदी है? टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है रोम। इसकी मुद्रा यूरो है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वह सर्जियो मटरेला। कौन है? सर्जियो मटरेला इटली के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? जो फोर्ब्स द्वारा जारी की जाती है हर साल, किसकी एथलीटों की सूची जारी की जाती है, उसमें सबसे अमीर कौन है? तो इसमें कोनोर। कौन है? कोनोर मैकग्रेगर। कहाँ के हैं? ये आयरलैंड के हैं। ठीक है। कोनोर मैकग्रेगर जो है आयरलैंड के हैं। डिटेल देख लेते हैं। ये शीर्ष स्थान पर रहे हैं। फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। और UFC स्टार कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले एक साल में $180 मिलियन की कमाई की है। और फुटबॉल सुपरस्टार लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर वे दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर शामिल किए गए हैं। ठीक है।
फोर्स द्वारा गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले कारकों में 1 मई 2020 और 1 मई 2021 के बीच अर्जित सभी पुरस्कार राशि और वेतन और बोनस को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन पर मिलेंगे और भी आईएमपी क्वेश्चन लेकर। फ्रेंड्स, इससे पहले आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसमें आप किस प्रकार की डिमांड है आपकी ये कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मेरे द्वारा ज़रूर इसमें सुधार करके और भी जो कुछ कमियां होंगी तो उनको सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।